कुछ फोर्सेस के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा जो कि मैकेनिक्स में हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रखती है अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। सबसे पहली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चौथी क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको यहाँ पर फोर्सेस का क्लासिफिकेशन दिया है, आप समझ रहे हैं। इनमें से कौन कौन सी यूज होंगी, कौन कौन सी यूज नहीं होंगी, ये हमारे सिस्टम पर डिपेंड करती है और आप पर डिपेंड करती है कि आप कौन कौन सी को लेना चाहेंगे और कौन कौन सी को लेना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड एज चार्ज। चार्ज की वजह से ये अराइज होती है। ठीक है, तो चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच एनेबल्स अ पार्टिकल टू फील द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स एंड टू इम्पार्ट द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक साथ ही एक्ट कर रही हूं। अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अराइजेस ड्यू टू योर चार्ज पार्टिकल इज नाउ इन अ मोशन। अगर चार्ज पार्टिकल तुम्हारा किसी मोशन में आ जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में आ जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है, ठीक है, 12th का टॉपिक है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है तो कंप्लीटली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाएगा। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स द फोर्स इंपार्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल विच इज एट रेस्ट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेता हूं। अच्छा हाँ, एक और चीज बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आप लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, बिकॉज इट कंप्राइज ऑफ बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स ओवर हियर, द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड द मैग्नेटिक कंपोनेंट, बोथ ऑफ देम। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से अराइज होती है इन बिटवीन द टू मासेस विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। दो मासेस है हमारे पास, m1 मास, m2 मास, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसके बारे में हम ग्रेविटेशन के अंदर जानेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी यही बता दूं, ये जो फोर्स होती है ये प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के बरा मासेस पे, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ द मासेस। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा हाई फोर्सेस, सबसे ज्यादा हाई फोर्सेस, हाई मैग्नीट्यूड की फोर्सेस कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स। क्यों? अगर आप न्यूक्लियस ऑफ द एटम में जाएंगे, ठीक है, शिशिर सर के आपने लेक्चर ले रखे होंगे, आई होप सो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम शिशिर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, आपने वो लेक्चर ले रखा होगा प्रीमियम क्लासेस के अंदर। तो सर ने उसमें बता रखा है जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में होते हैं। कभी सोचा है प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में क्यों होंगे? भाई इक्वल चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं, है ना, एक मयान दो तलवार, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इस काम को न्यूक्लियर फोर्स करवा देता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या कहता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो चार्ज पार्टिकल है विच आर एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन ऑर्डर ऑफ फर्मी, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, तो भी ये फोर्स काम करती है और उन्हें बाउंड रखती है। तभी सारे के सारे न्यूक्लियस अभी तक इनएक्ट है, बाउंडेड है, अदरवाइज उन सबको बर्स्ट हो जाना चाहिए था और हमें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ये किस लिए होता है? न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। एक खामी यही है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये ऐसे वेरी करती है, देख रहे हो, क्वाड्रुपल ऑफ आर, दैट इज आर टू दी पावर 4 पे ये डिपेंड कर रही है, 1/r⁴। थोड़ा सा तुम डिस्टेंस को थोड़ा सा अपार्ट करने की कोशिश करो, न्यूक्लियर फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, एग्जिस्ट करना बंद कर देंगी। क्या लगना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल आपस में रिपेल करना शुरू कर देंगे। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैकेनिक्स को क्लियर करने के लिए। अब एफबीडी बनाने के लिए तुम्हारे ऊपर है, देखो तुम इन सब फोर्सेस को अकाउंट में लेते हो या नहीं लेते, कितना अच्छा अप्रोक्सीमेशन तुम अपने सिस्टम के अंदर लागू करते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें बेसिक बेसिक चीज बता देता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है टेंशन और तीसरा है फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर तुम कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन की बात करोगे, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ये बाय द वर्च्यू ऑफ टच लगता है भाई, बाय द वर्च्यू ऑफ टच। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था, हम दोनों बैठे हैं और मैंने बॉडी को मास m से अप्रोक्सीमेट कर दिया और ग्राउंड को ऐसे अप्रोक्सीमेट कर दिया। तो जब मैं ग्राउंड के ऊपर बैठा हूं तो मैं ग्राउंड को टच कर रहा हूंगा ना, जब मैं टच कर रहा हूंगा ग्राउंड को तो मेरा वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तभी तो ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा है। अगर मैं ग्राउंड को टच ही नहीं कर रहा हूंगा तो खुद सोचो, कोई टच नहीं तो कोई कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन।
इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस विच यू आर टचिंग। ये याद रखना, इसके अलावा कुछ याद रखो ना रखो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक इंक्लाइन प्लेन ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने एक मास m बैठा दिया। अब यहाँ पर वर्टिकल था, वर्टिकल के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। अब कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगा? सबसे पहले काम क्या करो, ये डायरेक्शन देख लो, ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल का डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस डायरेक्शन में। तो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अभी बाद में जब इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तब तुम्हें अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा कि कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन किससे इक्वेट कर रहा है। लेकिन अभी के लिए ये मानकर चलो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ये वाली बात समझ आई? ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दो स्फीयर्स ले लो, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, यहाँ पर ये यहाँ टच हो रहे हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? कोई बात नहीं, यहाँ टेंजेंट बना लो, क्या टेंशन वाली बात है। टेंजेंट बना लिया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। यहाँ पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन खींच दी, इसके अलोंग कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा होगा। तो तुम कहोगे सर ये एन एन आपने दोनों तरफ क्यों बना दिए, यहाँ पर एक तरफ क्यों बनाया? भाई मैंने एक तरफ ही बनाया है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। मान रहे हो नहीं मान रहे ये बात? तो ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये हो गई कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो फ्रिक्शन मैं ऐसे बताता हूँ तुम लोगों को, ये मानकर चलो दुनिया में सरफेसेस हैं और कोई भी सरफेस ऐसा नहीं होता जो प्योरली स्मूथ सरफेस हो। हर सरफेस के अंदर वियर एंड टीयर होते हैं। दैट इज हर सरफेस के अंदर टीथ जैसे दिखने वाले वियर एंड टीयर्स होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये एक बॉक्स है, प्योरली स्मूथ बॉक्स था, लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ वियर एंड टीयर होंगे। ऐसी ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर अपने अपने वियर एंड टीयर होंगे। होगा क्या, जब तुम इन दोनों बॉक्स मतलब इस बॉक्स को इस ग्राउंड पर रख दोगे, ठीक है, मान लो तुमने रख दिए, तो ये टीथ इंटरलॉक हो जाएंगे। जैसे हमारी जिप इंटरलॉक होती है ना, बैग की जिप इंटरलॉक होती है, ऐसे ये भी इंटरलॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मान लो इंटरलॉक हो गए। मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ इंटरलॉकिंग के लिए। ये ऐसे इंटरलॉक हो गए इंटरलॉक। अब एक बात बताओ, जब ये इंटरलॉक हो गए, अगर तुम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, इस बॉक्स पर एक फोर्स लगाओ, आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो यहाँ देख रहे हो ये मिनिमल सा जो गैप है ये भर जाएगा। ये भर जाएगा तो ये टच में आ जाएंगे। और एक बात सोचने की है, जब ये टच में आ जाएंगे सारे के सारे इंटरलॉकिंग्स आपस में टच में आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने क्या बताया, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले के लिए कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम कर रहा है, दूसरे वाले टीथ के लिए ऐसे काम कर रहा है, तीसरे वाले के लिए ऐसे काम कर रहा है, चौथे के लिए ऐसे, पांचवे के लिए ऐसे, छठे के लिए ऐसे, सातवें के लिए ऐसे। ये सब क्यूमुलेटिव कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर फोर्स लगने शुरू हो जाएंगे, जिसे हमने क्या कहा, फ्रिक्शन का। अभी के लिए ये मानकर चलो, जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए ये अप्रोक्सीमेशन मानकर चलो। तो ये जो फ्रिक्शन है ये कैसा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। तीसरी चीज क्या रह गई, टेंशन। ठीक है, टेंशन रह गई तीसरी चीज। अब होता क्या है, टेंशन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो 15 अगस्त आने वाली है, तुम लोग धागे लेना और धागे को ऐसे ही छोड़ देना, तो धागा ऐवे ही रहेगा। ठीक है, कोई उसमें फोर्स नहीं लग रही, कुछ नहीं, बस ऐसी स्लैकी सा धागा रहेगा, स्लैक रहेगा। लेकिन तुम अपने दोस्त से कहो यहाँ से पकड़ो और तुम यहाँ से पकड़ो और उसे खींचो, है ना, खींचोगे तो धागा क्या हो जाता है, तन जाता है। ये तन कैसे गया, ये जो तन गया है ये क्यों तना है? सबसे पहली बात है, इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो रही है। तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाई, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट एक फोर्स डेवलप हुई, जिसे हम क्या कहेंगे, टेंशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे दोस्त ने एक फोर्स लगाई, उसके अपोजिट एक फोर्स डेवलप हो गई, टेंशन। याद रखना पूरी एक वायर के अंदर ये जो टेंशन फोर्स होती है ये सेम ही रहती है, ये चेंज नहीं होती, सेम वैल्यू रहेगी। एक वायर के अंदर एक ही टेंशन एग्जिस्ट कर सकता है। पता है क्या मजे वाली बात क्या है, ये जो टेंशन है ये कॉन्टैक्ट फोर्स होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है। तुम सोचोगे कैसे? मैं फिर से वही कहूंगा, अगर तुमने शिशिर सर के लेक्चर अटेंड करे हैं, जैसे उन्होंने बॉन्ड स्ट्रेंथ पर लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है, बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तो कई सारी चीजें बता रखी है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है बेसिकली, भाई आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना। तो एक एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा एटम एक के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आई? अब जो ये अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के बीच में और उस एटम के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मानते हो? अब
हमारे पास जो भी ये वायर वगैरह है या जो भी ये थ्रेड है, ये अपनी इसके अंदर बॉन्ड्स बने होंगे। जैसे ही तुम इसे खींचना शुरू कर देते हो, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स होंगे ये अंदर से खिंचने शुरू हो जाएंगे। तो इनकी मूलभूत प्रवृत्ति क्या होगी, ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अभी स्टेबल है। ये अभी स्टेबल है तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है। अनस्टेबल होता तो फट जाता, ये गल जाता, पिघल जाता। ये स्टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि अपनी शेप चेंज ना करे, है ना, अपने आप को चेंज ना करे, स्टेबल है। तो ये एक रीस्टोरिंग फोर्स अपने अंदर से लगा रहा होगा एक्चुअली। तुम समझ रहे हो, वो बॉन्ड्स के अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ठीक है, जो हमारी फोर्स को नेगेट करेगी। नेगेट का मतलब है हमारी फोर्स को काउंटर करेगी। यही चीज क्या कहलाती है, टेंशन कहलाती है। ये एक दूसरा पहलू है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बारे में बहुत आराम से सोचना। दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, याद रखना, जो टेंशन होती है इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर तुम्हारे पास एक बॉक्स है, तो जो टेंशन होगी, अगर तुम यहाँ पर टेंशन लगा रहे हो बॉक्स के ऊपर, टेंशन लग रही है, तो इट विल बी एक्टिंग ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ये चीज याद रखना। इवन अगर तुमने यहाँ ऊपर छत पर तुमने कोई रोप टांग रखी है और रोप से तुमने कोई मास टांग दिया, और तुम कह रहे हो कि यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, छत पर जहां पर तुमने ये रोप टांगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर टेंशन किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही होगी, तो इट विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। और यहाँ बॉडी क्या है, पॉइंट पी। अगर तुम बॉक्स की बात करोगे, यहाँ पर ये बॉब या बॉक्स जो भी तुमने बांट रखा है, इसके लिए टेंशन कहाँ एक्ट हो रही होगी, ऊपर के तरफ एक्ट हो रही होगी। ये याद रखना, टेंशन ऑलवेज एक्ट अपोजिट फ्रॉम द बॉडी। ये चीज याद रखना। अब क्या है, तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मैं सिखा देता हूँ। एफबीडी कैसे बनाया जाए, जिस मसाले का तुम इंतजार कर रहे थे। देखो, एफबीडी वैसे तो बेसिकली बनाना सबसे आसान चीज है, लेकिन वही बात है, मैंने जैसा कहा, जो उसे बना रहा होगा वो उसे अप्रोक्सीमेट कर पाएगा। वो कितना अच्छा लेना चाहते हैं, किस फोर्सेस को लेना चाहते हैं, वो उसके ऊपर है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अपना सिस्टम को डिसाइड कर लो। डिसाइड योर, जो भी तुम्हारा बेसिक सिस्टम तुम्हें गिवन है उसे डिसाइड कर लो। ठीक है, जो भी तुम्हारा सिस्टम है उसे देख लो कि क्या सिस्टम दिया गया है, उसके अंदर कितने पार्ट्स लगे हुए हैं, कितने पार्ट्स नहीं लगे हुए। ठीक है, क्या उसकी बाउंड्री कंडीशंस है, क्या उसकी रेस्ट्रिक्शंस है, सब तुम्हें देख लेना है। दूसरी बात है, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। कितनी फोर्सेस उसके ऊपर लग सकती है वो तुम्हें सोचना है। ऐसा नहीं है तुम हर फोर्स ले लोगे, तुम ये नहीं है कि तुम न्यूक्लियर फोर्स भी ले लोगे। सोच समझ के ही फोर्सेस का चुनाव करना। तीसरी चीज है, चूज एन एक्सेस सिस्टम। एक एक्सेस सिस्टम की चॉइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुमने कोई सा भी एक्सेस सिस्टम ले लिया अपनी मर्जी से, कॉम्प्लिकेटेड सा पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सेस सिस्टम ले लिया और फिर कह रहे हो कि सर आंसर नहीं निकल रहा। बहुत आराम से ये काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही एग्जांपल एफबीडी बना लेता हूं मैं। वही मास एम है, वही ग्राउंड है। मास एम का वेट नीचे एक्ट हो रहा है, और ये वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के द्वारा लगाई गई फोर्स इन बिटवीन द बॉक्स एंड द ग्राउंड, द अर्थली ग्राउंड। ठीक है, दूसरी फोर्स क्या है, ग्राउंड जो बॉक्स पर लगा रहा होगा, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन। ये दूसरी फोर्स हो गई। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे, सर ऐसा तो होगा नहीं कि ये ग्राउंड चार्ज ना हो या फिर ये पर्टिकुलर बॉक्स चार्ज ना हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करेगी। हाँ बिल्कुल एक्ट करेगी, करवा दो। फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करनी चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज अपोजिट टू द बॉडी मोशन। सबसे पहली बात ध्यान रखो, बॉडी मोशन में नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ना बॉडी को मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ ना इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगी। रही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो तुमने कही है, सोचना है तो सोच लो। ठीक है, मान लो अगर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, क्या तुम्हारे पास सफिशिएंट डेटा है उसे कैलकुलेट करने के लिए? क्या यहाँ पर मैंने इस बॉक्स का चार्ज दे रखा है या इस ग्राउंड का चार्ज दे रखा है? तो वो फोर्स लिखना क्या यहाँ सही रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि देखो, कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है बेसिकली वो डिपेंड कर जाता है कितने वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं, कितने कॉन्स्टेंट्स हमें दिए हुए हैं, है ना। तो कुछ दे रखे होते हैं, कुछ हमें निकालने पड़ते हैं। प्रॉब्लम को तो हम कितना भी चाहे इंटेंसिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब तुम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम से कम रखे रहो। तो यहां पर मैंने कहा कि दो प्रोमिनेंट फोर्सेज है। पहली कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज अकरिंग ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ द ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी क्या कह रही है कि भाई बॉक्स तू प्रेस कर इस ग्राउंड को। ठीक है, ये पहली चीज आ गई। अब एक और सिस्टम देख लो। अब इस चीज के अंदर एक चीज हमने पहले डिसाइड कर ली कि हमारा सिस्टम क्या है, बॉक्स और ग्राउंड। दूसरी चीज हमने डिसाइड कर ली कि भाई ये हमारी दो फोर्सेस है। तीसरी चीज, एक्सेस सिस्टम भी डिसाइड करना जरूरी है। तो एक्सेस सिस्टम भी डिसाइड कर लो। भाई जैसे मैंने क्या कहा कि ये जो सेंटर है, मेरा 0 0 पॉइंट है, तो इधर आने वाला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है,
ये भी चीज हमारी डिसाइड हो गई, एक्सिस सिस्टम भी डिसाइड हो गया। अब देखो एक और चीज मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, लेट अस से मैंने कह दिया कि मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये मानकर चलो कि जो ग्राउंड है वो रफ है, और अभी मैं ये सारी फोर्सेस हटा देता हूँ, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर एक एफ नाम की ऐसे फोर्स एक्ट हो रही है एट एन एंगल थीटा। अब इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाने के लिए सबसे पहले अपना सिस्टम डिसाइड कर लिया, ठीक है, बॉक्स और ग्राउंड हमारा एक सिस्टम है। पहली चीज, स्टेप नंबर 1 क्लियर, बॉक्स और ग्राउंड हमारा सिस्टम है। दूसरी चीज, फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो, कौन कौन सी प्रोमिनेंट फोर्स है। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द रफनेस, तीसरी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स रफ ग्राउंड की वजह से, और ग्रेविटी। और चौथी फोर्स कौन सी बच गई, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन, है ना, वो टच कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बन गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले एक्सिस सिस्टम लूंगा, क्योंकि भाई एंगल थीटा पर मेरी फोर्स एक्ट कर रही है, तो एक्सिस सिस्टम लेना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी भी कहूंगा मैं एक्सिस सिस्टम ऐसे ही लूंगा कि मेरा सेंटर ऑफ द बॉक्स 0 0 है, एक्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, वाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ऊपर के डायरेक्शन, ठीक है। उल्टे सीधे एक्सिस सिस्टम मत लेना, कार्टेशियन एक्सिस सिस्टम में ही तुम काम कर रहे हो, उसमें भी अगर तुम उल्टा सीधा काम करोगे तो आंसर गलत ही आने वाला है। ये जो फोर्स है इसे इस एक्सिस सिस्टम में खोल दो, तो ये नीचे की तरफ एक्ट हो रही होगी, दैट विल बी एफ ऑफ कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगी, एफ ऑफ कॉस ऑफ थीटा। खुल गया। mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, मतलब वेट, और कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। अब अगर एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, तो इसको अपोज करेगी हमारी फ्रिक्शन, दैट विल बी एक्टिंग अगेंस्ट द एफ कॉस थीटा। तो एफ किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगी। समझ आया। एफ को खोला तो वो दो डायरेक्शन में खुली, माइनस जे कैप डायरेक्शन में और प्लस आई कैप डायरेक्शन में। ये प्लस आई कैप डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। mg भी माइनस जे कैप, मतलब नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन बाय द वर्च्यू ऑफ टच जो क्रिएट हो रही है वो पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन में है, ठीक है। एफ कॉस थीटा राइज होने की वजह से, क्योंकि हमारा ग्राउंड स्मूथ नहीं था, रफ था, फ्रिक्शन भी राइज होगा, दैट विल बी एक्टिंग अपोजिट टू दैट ऑफ द एफ कॉस थीटा ओवर हियर। और ये किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। एक्सिस सिस्टम पर हमने सारी फोर्सेस लगा दी, तो एफ बी डी यहाँ पर तुम्हारे को बनता हुआ दिख जाएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा ऑल एफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और mg नीचे एक्ट कर रहा है, और क्या नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एफ साइन थीटा भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अभी हम इस पर एनालिसिस शुरू नहीं करने वाले, तो नेक्स्ट टर्म पर ही हम शुरू करेंगे एनालिसिस, ठीक है। क्लास के अंदर आराम से नेक्स्ट टर्म पे अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर एनालिसिस शुरू करेंगे, लेकिन एक बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम आई होप सो तुम लोगों को समझ आ गया होगा। एक फ्री बॉडी डायग्राम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या क्लास में करके लाना, जो कि हमारी जल्दी ही होगी, ठीक है। आज फ्राइडे है तो मंडे को होगी, ठीक है। तो ये मास m है, ये एंगल थीटा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन जो कि कैसा है, रफ, कैसा है, रफ इंक्लाइन प्लेन है। इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर लाना, मैंने इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तुम इस मास का बनाकर लाना। दूसरी बात, कोई तो मुझसे ये भी कह सकता है कि सर ग्राउंड का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ग्राउंड के लिए ऐसा मतभेद क्यों, ग्राउंड के लिए ऐसा पार्टीशन क्यों, ग्राउंड के लिए भी बना देते हैं। एक बात बताओ, ग्राउंड पर सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाली कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड के ऊपर एक्ट हो रही होगी। पहली फोर्स तो ये आ गई, है ना। ऐसा तो है नहीं ग्राउंड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी तो कुछ फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगा रहा होगा, है ना। तो अगर ग्राउंड कुछ फोर्स लगा रहा है तो उसके अपोजिट भी तो एक फोर्स लग रही होगी, दैट विल बी द कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन, है ना, अपोजिट फोर्स, है ना। अब ये मत कह देना कि वो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन तो सर एफ साइन थीटा और mg के बराबर ही होगी। अभी मैंने क्या कहा, एनालाइज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस को यहाँ पर लगाकर देख रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे, पहली बात, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इसके ऊपर लगा रहा है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ टच ये भी कोई कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगा रहा होगा ग्राउंड के ऊपर। ये पहली चीज आ गई बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ वर्च्यू के हिसाब से। दूसरी चीज, दूसरी फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन फोर्स। भाई तुम जैसे, मेरा ये हाथ है, ये मेरी उंगली है, मैं इस हाथ को इस तरफ रगड़ रहा हूं। अब मेरी उंगली को पता है कि जो मैंने अपने हाथ को इस तरफ रगड़ा, ऐसे इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरफ मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं,
ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, मेरी उंगली को लग रहा है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट हो रही है, क्योंकि मेरी उंगली आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट हो रही है उंगली के लिए। लेकिन ध्यान से देखना, जो मेरी खाल है वो तो आगे जाने की कोशिश कर रही है, देख रहे हो? जो मेरी ये खाल है, हाथ की खाल, वो आगे जाने की कोशिश कर रही है, देख रहे हो? तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ उंगली के लग रहा है, मानते हो? तो बॉक्स के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, हमारे ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? इस डायरेक्शन में ऑन द ग्राउंड एक्ट होगा। ये ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब तुम्हारे पास दो काम आ गए, देखो तुमने मेरे से काम करवाया कि सर ग्राउंड का भी बना दो, बॉक्स का भी बना दो। पहले मैं बॉक्स का ही दे रहा था, तुमने मुझे बताया कि सर ग्राउंड का भी बना दो। तो अब तुम लोग ग्राउंड का भी बनाओगे और तुम ही लोग इस मास का भी बनाओगे। So guys, that's it for this lecture. I hope that you loved the lecture. We'll meet you in the next lecture. Until then, goodbye guys. Thank you. Give it a thumbs up, like, share and subscribe the video.